नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, बीजेपी में इस समय ये कश्मकश चल रही है कि पार्टी का प्रधान किसे बनाया जाए। पहले पार्टी के प्रधान थे नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी इस समय उनके पास दोनों पद हैं, प्रदेश के प्रधान का भी और मुख्यमंत्री का भी। बीजेपी में दो पद जनरली होते नहीं हैं, एक ही पद एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो प्रधान बनाना आवश्यक है। और हाल फिलहाल के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी ये महसूस किया गया कि पार्टी को इस बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमचंद जी, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और हरियाणा की राजनीति पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। आप जानते ही हैं, इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है प्रेमचंद जी। कमलकांत जी, मैं आईएएस नहीं था। मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज में रिटायर हुआ हूँ और आप कहीं ना कहीं गलती वो कर रहे आईएएस हैं। के बराबर ही हो जाता है सर, हम इसलिए नहीं मानते हैं नहीं नहीं, कि आप देखिए वो आईएएस ही हैं। नहीं, एचएएस रहा हूँ मैं। जी, तो चलिए मैं बात करेक्शन कर देता हूँ, ये पूर्व एचसीएस ऑफिसर रहे हैं। एचसीएस और आईएएस में थोड़ा फर्क रहता है। आईएएस जी केंद्र से होते हैं, केंद्र यूपीएससी के थ्रू, और एचसीएस जो है वो स्टेट के लेवल पर लिए जाते हैं। लेकिन जो एचसीएस सीनियर हो जाते हैं उनको आईएएस में भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसलिए दोनों की जो योग्यताएं होती हैं लगभग समान होती हैं। जी, मुद्दे पर आते हैं प्रेम जी। तो जी जैसा बात कर रहे थे कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो कश्मकश चल रही है, तो आपकी जानकारी में कौन कौन से नाम संभव है? देखिए कमलकांत जी, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं वरिष्ठता क्रम में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का इस पद पे दावा हो सकता है। और फिर जातीय समीकरणों की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा प्रदेश में अभी क्योंकि जो भारत सरकार में 3 मंत्री शामिल हुए हैं, वो उनमें से मनोहर लाल जी को छोड़ के दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं और मनोहर लाल जी पंजाबी समाज से हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो दलित या फिर जाट समाज से कोई इस पद पर आ सकता है। और दावेदारों का अगर नाम लेंगे आप तो हरियाणा में अगर जाट समाज की आप बात करते हैं तो कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ा नाम है। और उनके बाद बराड़ा जी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। और एक नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी का हो सकता है। ये 3 नाम तो जाट समाज में जो बड़े दावेदारों में है। अगर अनुसूचित जाति के दावेदारों की आप बात करेंगे तो पूर्व ओएसडी और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जो सावाद से आते हैं, वो भी एक दावेदार है। उसके अतिरिक्त 2 महिला नेत्री, सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और हाल ही में अम्बाला से प्रत्याशी रही बंतो कटारिया जी, क्योंकि बंतो कटारिया जी पार्टी की शायद उपाध्यक्ष भी हैं। और उनका संगठन का अनुभव इसलिए है क्योंकि उनके पति स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उस समय काम भी किया। और दोनों महिलाओं की अगर आप बात करें, ये तो पढ़ी लिखी हैं और उस समाज में सुशिक्षित महिलाएं मिलना और फिर नेतृत्व क्षमता उनमें होना एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। एक सांसद रही हैं, दूसरी ने सांसद का चुनाव लड़ा। और बेदी साहब, क्योंकि उनका भी अनुभव बहुत पुराना है, वो अनेकों मोर्चों में फिर विधायक रहते और मंत्री बने, उनका भी अनुभव काफ़ी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं। एक और नाम जो बिल्कुल आपको अलग लगेगा वो है राज्यसभा के सदस्य हैं कृष्ण पवार। ये इतनी बड़ी सूची है कि आपको चयन करना, अगर आपको और मुझे करना हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इन सब के बारे में जानता है। पार्टी की दृष्टि जी, से अगर देखें तो कृष्ण पवार पार्टी में नए हैं अभी भी। और बाकी सब लोग सुनीता दुग्गल और कृष्ण पवार जी का अगर बात करेंगे तो वो मूल काडर से नहीं है। बंतो कटारिया जी शुरू से पार्टी से जुड़ी रही हैं और कहीं ना कहीं कृष्ण बेदी जी का भी पार्टी में शुरू से ही रहा है। और जैसा मैंने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसा नाम है, या तो उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा
या फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। बाकी जिनका मैंने नाम लिया उनमें से 2 राज्यसभा के सदस्य पहले ही बन चुके हैं और अब क्योंकि एक पद रिक्त हुआ है दीपेंद्र हुड्डा जी के लोकसभा में चुने जाने के बाद, तो राज्यसभा का एक पद खाली है। इनमें से इन्हीं नेताओं में से एक को हो सकता है कि राज्यसभा में प्रत्याशी बना के समायोजित किया जाए और बाकी आप ज़्यादा इस बात पे क्योंकि एक सूची जब आती है तो उन्हीं में से संभावना बनी रहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से चौंकाने का काम भी कर रही है और जैसा आपने कहा कि पार्टी में एक परंपरा थी, एक व्यक्ति एक पद या परिवार में एक ही टिकट देने की परंपरा थी और 75 पार वालों को टिकट नहीं दिया जाता था, परंतु भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उन सब परंपराओं को छोड़ती जा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 75 पार वाले को टिकट भी हरियाणा में दिया गया और 2 पद की पर परंपरा भी। इस डिस्कशन में हम लोगों जी का ये नहीं, 75 पार मैं वाला ये कह मुद्दा रहा हूँ कि नहीं, परंपराएं मुद्दा पार्टी तोड़ती जा रही है, मैंने ये कहा है। जी और ये जी भी जी पहला उदाहरण है कि एक ही व्यक्ति के पास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, ऐसा जी उदाहरण। वो तो बदलने के लिए है ना, वो तो एकदम से क्योंकि किया गया तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को चुना जा रहा है और उसमें कोई जी ऐसा बड़ा विचित्र नहीं है। नहीं, इसमें मैं आपसे एक एक जो कमल वो जी करूंगा जब उनको एक जी मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय जी कार्यकारी अध्यक्ष अगर बना दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को चुनाव में भी लाभ मिलता। मुख्यमंत्री के पास प्रशासनिक काम भी बहुत ज्यादा होते हैं और फिर वो जी स्वयं प्रत्याशी भी थे विधानसभा के, इसलिए किसी न जी किसी को कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया जाना चाहिए बनाया था जाना चाहिए ताकि था इन 3 हाँ ये महीने में उसका ओरिएंटेशन हो जाता और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा उसको ट्रेनिंग मिल जाती संगठन की दृष्टि से। वैसे तो पार्टी में जो लोग आते हैं इन पदों पे वो बहुत अनुभवी लोग होते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष उनको मिल जाएगा और संगठन की दृष्टि से उनको फिर विधानसभा के चुनाव में लाभ होगा। जी, कार्यकारी अध्यक्ष की बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि उसका पार्टी को ज़रूर लाभ होता, अगर किसी को भी बनाना था। अगर मैं आपको देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी की जहाँ तक बात है, उनको वो अध्यक्ष तो थे ही, उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। बराला जी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये तो टेस्टेड चेहरे हैं। और खाली जहां तक बात है कैप्टन अभिमन्यु जी की, तो कैप्टन अभिमन्यु का चेहरा मुझे लगता है कि एक नया चेहरा है। और जो बाकी आपने 3 नाम बताए, कृष्ण बेदी जी, सुनीता दुग्गल जी और बंतो कटारिया जी, अगर मैं आपसे कहूं कि इनको नैरो डाउन कीजिए, तो इनमें से आपकी आपकी प्राथमिकता, आपके अनुसार क्या प्राथमिकता होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि 3 नहीं वो 4 नाम थे, उसमें आपने कृष्ण पवार जी का नाम छोड़ दिया। वो क्योंकि मुझे अच्छा इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि वो जी लंबा जुड़ाव नहीं है पार्टी से। और जनरली बीजेपी में जो लोग किसी ना किसी तरह से संघ के जुड़ाव से आते हैं, उन्हीं को ही ये जो टॉप पोस्ट हैं वो जनरली दी जाती हैं। मैं ऐसा क्योंकि मेरा मानना है। अगर फिर भी अगर अगर आपको पार्टी लगता है कि उनका पार्टी पार्टी अध्यक्ष का चयन अगर संघ की दृष्टि से हुआ तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण बेदी उनमें सबसे ऊपर रहेंगे, उसके बाद बंतो कटारिया का भी, क्योंकि कटारिया साहब तो बहुत लंबे समय से संघ से और पार्टी से जुड़े रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे और बंतो कटारिया स्वयं उपाध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि उन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। ये मामला वैसे तो क्योंकि पार्टी के उच्च आलाकमान को निर्णय लेना है और डिस्कशन वहाँ उस स्तर पे नहीं होती और वहाँ कोई ना कोई, जैसा आपने कहा भी, संघ का दबाव, संघ का प्रभाव, वो चीज़ें भी देखने को मिलती है। हो सकता है किसी संघ के व्यक्ति को ही पार्टी में भेज दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो संगठन मंत्री अन्य प्रदेशों में हैं या कोई संघ से निवृत्ति लेकर के और पार्टी की मूल धारा में आना चाहेगा। हो सकता है कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आकर के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले। आपको अगर मैं कहूं कि आपकी नजर से क्या बीजेपी जाट समुदाय के किसी सदस्य को प्रेफर करेगी या दलित समाज में से किसी को प्रेफर करेगी? देखिए मुझे तो अगर जाट समाज पे बात करते हो, मैंने एक नाम नहीं लिया
बहुत उनके लिए लोगों ने लिखा था कि उनको केंद्र में मंत्री होना चाहिए था। तीसरी बार के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर भिवानी, महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। और संगठन की दृष्टि से भी अगर आप देखते हैं तो उनमें क्षमता है, परंतु क्योंकि बार बार वही बात मैं फिर दोहराऊंगा, ये मामला आलाकमान ने लेना है और हम उस पर टिप्पणी करने वाले बस सिर्फ कयास लगाए जा सकते नहीं, हैं, हम लोग तो संभावनाएं व्यक्त की डिस्कस जा कर रहे सकती हैं। है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल संभावनाएं और डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। जी हमारी कहने से नहीं होने वाला है, वो उनका अपना डिसीजन है। फिर भी हमारे डिस्कशन का अधिकार है, मीडिया है हम लोग, तो उस नजरिए से डिस्कस कर रहे हैं जी। नहीं, मैंने वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 3 मंत्री केंद्र में बने, तीनों गैर-जाट बने हैं और हरियाणा प्रदेश का जो सामाजिक ताना-बाना है, उसमें जाट को भी कहीं आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी को शायद लगता होगा कि ये समाज उनको वोट नहीं देता, परंतु यदि उनको ये प्रयोग करना है, पहले कर भी चुके, खैर बराड़ा जी उसी समाज से आते थे और धनखड़ जी उसी समाज से आते थे। बहुत ज़्यादा उस समाज को वो जोड़ नहीं पाए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस पे पुनर्विचार भी करना पड़े। जहाँ तक चौधरी धर्मवीर की बात है, उन्होंने एक ऐसे कद्दावर नेता या ऐसे परिवार को तीन जनरेशन्स को चुनाव हराया है। चौधरी बंसीलाल के परिवार को, स्वयं चौधरी बंसीलाल को, सुरेंद्र सिंह जी को और उनकी बेटी श्रुति को। धर्मवीर जी बहुत अनुभवी नेता है। मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी उनके नाम पे विचार भी करती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिलेगा। मेरा इसमें एक चीज मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं आपसे उस पर चाहूंगा, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मेरा ये जी मानना है कि बीजेपी में धीरे धीरे ये भावना, बीजेपी जब शुरू में प्रदेश में आई थी तो नहीं थी, तो बीजेपी में तब ये थॉट थी कि हम एक गैर जाट वर्ग से और एक जाट वर्ग से, जो टॉप की 2-3 पोस्ट होती हैं उनमें ऐसे एडजस्ट करेंगे। तो लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो जाट समुदाय के रहे और मुख्यमंत्री उस समय मनोहर खट्टर थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी ने अनुभव किया कि हम जितना भी प्रयास करें इनका वोट नहीं मिल रहा है, और हमारे जो वोट हमारे प्रति सिंपैथेटिक है, जो हमको वोट दे रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं उससे इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए नायब सैनिक को बनाया गया। तो दोनों ही पद जो बड़े पद हैं, और या तीनों कहें, एक स्पीकर का पद भी जोड़ लेते हैं, उसमें बड़ा पद होता है, वो भी नॉन जाट थे, नायब सैनी भी नॉन जाट थे, और मुख्यमंत्री तो नॉन जाट थे ही। तो मेरा मानना है कि उस समय ये परिवर्तन लाया गया जानबूझकर, और उसके बाद भी देखें कि रिप्रेजेंटेशन पूरा दिया जाएगा जाट समुदाय को, लेकिन टॉप पोस्ट पर अगर कोई उपयुक्त कैंडिडेट मिलेगा तो ही रखा जाएगा, नहीं तो फिर जो सपोर्टिव वर्ग है वो अपने आप में बहुत बड़ा बेस है। बीजेपी के पास अगर अगर नॉन जाट को भी देख लें तो वो बहुत बड़ा बेस है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो बीजेपी लोकसभा में नहीं हार पाई, जीत पाई, सॉरी माफ कीजिएगा, तो उसकी बजाय वो एक दलित फेस को करेंगे, क्योंकि ये बात भी सुनने में कहीं हवा में आ रही है कि दीपेंद्र जी की वजह से जो सीट खाली हुई है राज्यसभा की, वहां अशोक तंवर को भी भेजा जा सकता है। तो अगर ये दो काम कर दिया, अशोक तंवर को वहां भेज दिया और प्रदेश में एक दलित प्रेसिडेंट बना दिया, तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग का छुटकाव हुआ है, बीजेपी की तरफ से हटे हैं, तो उसको भी बीजेपी ऐड करने में सफल हो सकती है। थोड़ा सा सिंपथी उस वर्ग में ऐसी है भी कि जो लाभार्थी वर्ग का लाभ भी उनको मिलता ही है। तो आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? देखिए, मैं अगर अभी संपन्न हुए चुनाव की बात करूं तो जिस समाज से अशोक तंवर जी आते हैं और बंतो कटारिया जी भी उसी समाज से आती है, उस समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, ना मतदान किया। आप आंकड़ों पे भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप एक कॉम्बिनेशन बना और उस कॉम्बिनेशन में 2-3 जातियां तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी थी, उनमें से एक ये भी है। और अगर उस वर्ग को खुश करना है या वोट की दृष्टि से उसमें देखना है, सेंधमारी करनी है, हाँ। जी, वही वोट अगर हासिल करना है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वही वो जी। चीज़ लागू जाट समाज पे भी होती है। आप अगर मैं बार-बार उस बात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो धर्मवीर सिंह को वोट मिला है, बहुत अच्छा वोट मिला है जाट में भी और तोसाम जैसे विधानसभा क्षेत्र में वो जीते हैं।
इस बात को भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जरूर विचार तो करेगी शाम इस में तो बात पे। किरण चौधरी उनकी मदद करती हैं, तो वो किरण उनकी तो चौधरी शाम में जाट है मदद ना, कर देते किरण हैं। चौधरी जाट है ना, तो वही हाँ वही हाँ। बात मैं बार बार हम्म, कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हम्म। पार्टियों में इस तरह के निर्णय लेने से पहले ये सारी समीक्षा की जाती है, कहीं ना जी कहीं हर हर पहलू को छुआ जाता है कि ये नहीं है कि खाली मेरे और आपके बोल देने से कुछ होने वाला है, होगा जी वही जी जो पार्टी का आला कमान चाहेगा। जी परंतु जब हम बात करते हैं तो हर पक्ष को मद्देनजर रख के बात करनी चाहिए। जी। तो आपके अनुसार अगर हम नैरो डाउन करें तो कैप्टन अभिमन्यु एक नाम है, दूसरा नाम है बंतो कटारिया जी, और तीसरा नाम है कृष्ण बेदी जी। ये तीन लोगों में बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि पार्टी अध्यक्ष को चुने, जो अभी तक चेहरे सामने आए हैं या अभी तक जो बीजेपी की लीडरशिप हरियाणा में है उसके अनुसार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की अगर आप बात करते हो तो हरियाणा में अभी भी मनोहर लाल जी सर्वेसर्वा हैं। बेशक दोनों पद नायब सिंह सैनी जी के पास है, परंतु अभी भी सुपर सीएम की छवि उनकी बनी हुई है और हरियाणा सरकार के कामकाज में जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेरेंस आज भी नज़र आती है। तो आपको लगता है कि मनोहर लाल जी का झुकाव इन तीनों में से किसकी तरफ रहेगा, या देखिए मैं अगर चूँकि वर्गों में बांट लें तो जाट समुदाय की तरफ, या झुकाव किस तरफ रहेगा, मैं आपका टिप्पणी चाहता हूं इस पर। नहीं, झुकाव देखिए मैंने उनके साथ मेरा कभी कोई इस तरह से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, ना कभी बात हुई। मैं वैसे ही आपके सामने बोल दूँ कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने तो आपको ये बताया कि ये दावेदार हो सकते हैं और सोच सकते दावेदारी हैं। क्योंकि जातीय समीकरणों को हर राजनीतिक दल साधता ज़रूर है और जिन नामों पे आपने चर्चा की है, उन नामों में से ही कोई ना कोई ज़रूर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। एक नाम पिछले दिनों अफवाह चल रही थी, एक दो दिन पहले तक भी चल रही थी कि एक अनिल विज जी का भी नाम हो सकता है, आपका क्या कहना है इस बारे में। नहीं, मुझे नहीं लगता अनिल विज जी को कोई भी कहीं अकोमोडेट करेगा, क्योंकि अनिल विज जी की दिक्कत ये है कि वो बहुत एक स्ट्रेट लाइन पे चलने वाले इंसान है और जब चुनाव का समय हो तो ऐसे व्यक्ति को शायद कोई पसंद नहीं करता जो समझौतावादी होते हैं, खासतौर से चापलूस, मैं तो कहूँगा समझौतावादी भी नहीं कहूँगा, चापलूसों को ज़्यादा अच्छा स्थान मिलता है और अनिल विज जी में वो क्वालिटी शायद नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हरियाणा के पूरे परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, इसके बैकग्राउंड में हमको समझाया कि कौन कौन नाम पॉसिबल हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, जिस पर हमने चर्चा की। आपसे फिर मिलते हैं, फिर किसी मुद्दे पर। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।